गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग देख रहे थे एग्जाम में आए हुए प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम एग्जाम में आए हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उससे ये सीख सकते हैं कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं और हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम से। इसमें ये लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी हो और v वेलोसिटी हो, t टाइम हो, तो आपको बताना है कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा। इफ वी कंसीडर k इज द काइनेटिक एनर्जी, v वेलोसिटी, t टाइम एज अ फंडामेंटल यूनिट, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सरफेस टेंशन होता क्या है। सरफेस टेंशन हम लोग बच्चों डिफाइन करते हैं, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन जो है हम लोग डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। आपको मालूम है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है। जिन लोगों ने अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ा है वो नोट्स देखें। नोट्स में आपको सारे फार्मूले और उनका डायमेंशन दिया हुआ है और आप लोगों को वो सारे फार्मूले और डायमेंशन याद रहने चाहिए ताकि आप फास्ट में प्रॉब्लम सोच सको और सॉल्व कर सको। तो सरफेस टेंशन होगा फोर्स अपॉन लेंथ। यहां पे सरफेस टेंशन का आपको डायमेंशन पूछा गया है तो आप इसका डायमेंशन यहां से निकाल सकते हो। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा? इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा। अगर हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। मास को हम लोग यहां पे 0 लिखेंगे और टाइम को क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। करेक्ट। तो आप क्या लिख सकते हो? यहां पे लिख सकते हैं आप L और L कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे आ जाएगा M L0 T माइनस 2। ये डायमेंशन हो जाएगा किसका? सरफेस टेंशन का डायमेंशन हो जाएगा। राइट। मगर ये आंसर नहीं है। सरफेस टेंशन का ये डायमेंशन होता है मगर आपको पूछा जा रहा है अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटी होती तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा। ये जो हमने लिखा है ये लिखा है अगर फंडामेंटल क्वांटिटी मास है, लेंथ है और टाइम है तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या है। मगर आपको पूछा क्या गया है? आपको पूछा है इंस्टेड ऑफ मास, लेंथ और टाइम, इफ kinetic energy, velocity and time is a fundamental quantity, then what will be the surface tension's dimension। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहां पे लिखेंगे सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, अब हम सरफेस टेंशन का फार्मूला इसके टर्म में लिखना चाहेंगे क्योंकि डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं? डायमेंशन इज फाइंड व्हेन वी विल राइट द गिवन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहां पे आप क्या करोगे? सरफेस टेंशन को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखोगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? फार्मूला के, फार्मूला तो मालूम नहीं है तो हमने देखा है पिछले प्रॉब्लम में हमने किस तरीके से फार्मूला लिखा था और हम उसको किस तरीके से डायमेंशनली वेरीफाई कर रहे थे। तो यहां पे आप लिख सकते हैं के, काइनेटिक एनर्जी फंडामेंटल है, के से डिनोट किया है। आप क्या करें? इसको कांस्टेंट को दूसरा कुछ ले लें। हम यहां पे ले लेते हैं कैपिटल ए। राइट। तो कैपिटल ए यहां पे क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो के रेस टू आप क्या लिखेंगे? ए। फिर दूसरा कांस्टेंट क्या है यहां पे? दूसरा क्या है यहां पे? दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? वेलोसिटी v रेस टू b। यहां पे हमने टाइम के लिए t ही लिया है, रेस टू c। इसका मतलब यह है इफ काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर द फंडामेंटल यूनिट्स, देन सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन
a into k raised to a, v raised to b and t raised to c। इसका मतलब क्या हो गया, a क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और ये सरफेस टेंशन k, v और t पे डिपेंड करता है। हम लोग डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से हमने डायमेंशन लिख दिया। देन we will replace the individual terms by their respective dimensions। हम क्या करेंगे, जितने भी आपको इंडिविजुअल टर्म्स यहां पे दिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम, उसको आप क्या करोगे, उसके रेस्पेक्टिव डायमेंशन से रिप्लेस करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड इक्वेट करेंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा। तो सरफेस टेंशन के लिए हमने डायमेंशन ऑलरेडी निकाल रखा है, क्या आ जाएगा, ML0 T माइनस 2, करेक्ट है। यहां पे ए कांस्टेंट है, ए का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, नो डायमेंशन। हियर के का डायमेंशन ए हम लोग यहां पे रहने देते हैं, राइट, इसकी डायमेंशन नहीं होगी। के का डायमेंशन, के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए, ML² T माइनस 2, ये एनर्जी का डायमेंशन होगा। इसके पावर क्या है, ए है। वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको मालूम होना चाहिए, डायमेंशन M0 L T माइनस 1 होता है रेस टू b, और यहां पे टाइम तो फंडामेंटल ही था, तो t के लिए डायमेंशन t ही रहेगा, करेक्ट। ये c लिखा हुआ है यहां पे, राइट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करने के लिए m के टर्म्स एक साइड में और l के और t को सेपरेट ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ML0 T माइनस 2। यहां पे a कांस्टेंट है, वैसे ही रहेगा। m को क्या लिख सकते हैं आप, यहां पे पावर 1 है, 1 इंटू ए आ जाएगा, यहां पे 0 आ जाएगा और यहां पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको भी t के टर्म में लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। फंडामेंटल में क्या लिखते हैं इसको, M0 L0 और t लिखेंगे आप। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, m रेस टू a आ जाएगा, क्योंकि यहां पे भी m नहीं है और यहां पे भी m नहीं है। ठीक है, यहां पे L की बात करें तो L कैसे आ जाएगा, यहां पे L रेस टू 2a और यहां पे b आ जाएगा, यहां पे 0 इंटू सी 0 हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, 2a प्लस b लिखोगे, करेक्ट है। अब यहां पे देखें t के लिए क्या लिखेंगे आप, -2a माइनस b और प्लस c लिखेंगे। क्या लिखोगे यहां से, -2a, यहां से क्या लिखेंगे आप, -1 इंटू b माइनस b और यहां पे 1 इंटू सी प्लस सी, ये लिखेंगे आप। अब क्या करेंगे, जैसा कि हम लोगों को मालूम है, अगर ये फार्मूला एग्जिस्ट होता तो ये डायमेंशनली क्या होता, करेक्ट होता। तो डायमेंशनली करेक्ट का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो हम इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, m को इक्वेट करेंगे, l इक्वेट करेंगे और t को इक्वेट करेंगे। तो यहां से क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेटिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वी गेट, यहां पे पावर 1 है तो a किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। यहां पे l रेस टू 0 है तो 2a प्लस b क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 2a प्लस b क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां पे a की वैल्यू पुट कर दे, 2 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -2। तो यहां से आपको b इज इक्वल टू -2 मिलेगा, यहां पे a इज इक्वल टू 1 मिलेगा, और t रेस टू -2 है तो ये टर्म्स क्या आने चाहिए, -2a माइनस b प्लस c, ये क्या होना चाहिए, -2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहां पे क्या दिख रहा है आपके पास, a और b की वैल्यू है, c की वैल्यू निकल जाएगी। क्या लिखा हमने, 2, 1 है, b की वैल्यू -2 है, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू यहां से पुट कर दे, c की वैल्यू निकल जाएगी। तो -2, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहां पे आ गया -2, दिस इज +2, दिस इज प्लस c इज इक्वल टू -2। ये -2 कैंसिल हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू मिलेगा -2। तो यहां पे c कितना आ गया हमारे पास, -2 आ गया। a1 है, b -2 है और c -2 है। ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा सरफेस टेंशन। अगर हम इसको
टेंशन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए, और यहां पे क्या लिखोगे, ए क्या है, कांस्टेंट है, इसी तरीके से रख दिया, के रेस टू 1, के रेस टू क्या है 1 है क्योंकि ए है यहां पे, बी की वैल्यू आप पुट कर दो -2 तो v रेस टू -2, और c की वैल्यू पुट कर दो -2 तो t रेस टू -2। ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा किसका, सरफेस टेंशन का। तो डायमेंशन हमने लिख दिया, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज क्या आ जाएगा बेटा, k रेस टू 1, v रेस टू -2 एंड t रेस टू -2। ये आंसर हो गया हमारा, देख लीजिए आप। चलिए ये हमारा अगला प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है द पोजीशन ऑफ एक्स ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय, द पोजीशन ऑफ एक्स, किसी भी पार्टिकल का जो पोजीशन है वो x के टर्म में दिया हुआ है, और उसका इक्वेशन दिया है v0 अपॉन a इन ब्रैकेट 1 माइनस e रेस टू -at, where v0 is a constant and a is greater than 0। v0 और a दोनों भी क्या है, अलग अलग कांस्टेंट है, और a जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो आपको बताना है v0 का और a का डायमेंशन क्या होगा। तो यहां पे हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड का डायमेंशन और राइट हैंड का डायमेंशन सेम होगा। Why? Because this is the relation of a particle। ठीक है, तो रिलेशन दिया यानी फार्मूला दिया है, और फार्मूला हम लोगों को मालूम है कि कोई भी फार्मूला होगा वो डायमेंशनल एनालिसिस को फॉलो करेगा, यानी वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो डायमेंशनली करेक्ट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो पोजीशन है, पोजीशन है का मतलब क्या है, लेंथ की बात कर रहा हो, तो डायमेंशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एक्स हो जाएगा m रेस टू 0 l और t रेस टू 0। क्योंकि वो लेंथ को दिखाता है तो कैपिटल L लिखेंगे हम लोग, मगर हम लोग लिखते कैसे बेटा, हम लोग लिखते हैं m और t को भी साथ में, तो m यहां पे 0 होगा, l सिर्फ होगा और t रेस टू 0 होगा। ठीक है, अच्छा v0 कांस्टेंट है और a कांस्टेंट है, तो इसका डायमेंशन हम लोगों को निकालना है। यहां पे देखिए ये क्या दिया हुआ है, e रेस टू 80। तो कल हमने क्या पढ़ा था, e रेस टू अगर कोई भी टर्म हो, e रेस टू कोई भी टर्म हो, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, यानी ये टर्म्स क्या होने चाहिए, नो डायमेंशन होने चाहिए। ठीक है, ये टर्म क्या होने चाहिए, हैज नो डायमेंशन, राइट, क्या होना चाहिए, हैज नो डायमेंशन होना चाहिए। तो कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो कौन सा डायमेंशन लेस होना चाहिए, ए और टी, यहां पे डायमेंशन नहीं होना है। नहीं होना का मतलब क्या होना चाहिए, m रेस टू 0, l रेस टू 0 और t रेस टू 0। किसी भी चीज का डायमेंशन नहीं है, इसका मतलब वो m रेस टू 0 है, l रेस टू 0 है और t रेस टू 0 है। तो इसका डायमेंशन इस तरीके से हमने लिख दिया। यहां से क्या आ जाएगा बेटा, आप क्या लिख सकते हो, a का डायमेंशन और t का डायमेंशन क्या आ जाएगा, ये m रेस टू 0, l रेस टू 0 और t रेस टू 0 लिख सकते हो। ठीक है, यहां से अगर a का डायमेंशन आपको निकालना है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m रेस टू 0, l रेस टू 0, t रेस टू 0 और डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ t। अब ये t क्या है, यहां पे t दिया है, उसमें क्या है, टाइम। t क्या है यहां पे, टाइम है। तो टाइम का डायमेंशन हम लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा बेटा, m रेस टू 0, l रेस टू 0, t रेस टू 0 और डिवाइडेड बाय कैपिटल T। टाइम का डायमेंशन हमने लिख दिया। अब ये t ऊपर चला जाएगा तो डायमेंशन ऑफ a क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ a आ जाएगा आपका m रेस टू 0, l रेस टू 0 और t माइनस 1 आ जाएगा। ये -1 ऊपर जाके हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा आपको डायमेंशन मिल गया, किसका, a का डायमेंशन मिल गया है हमारे पास। ठीक है,
अब इस इक्वेशन को हम क्या कर लें, ब्रेक कर लें, तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वी नॉट बाई ए लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, माइनस वी नॉट बाई ए ई रेस टू माइनस ए टी। हम लोगों को ये मालूम है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म होंगे इंडिविजुअल टर्म का भी डायमेंशन क्या होगा, सेम ही होगा। यानी इस पूरे टर्म का डायमेंशन क्या होगा, x के डायमेंशन के इक्वल होगा, और इस पूरे टर्म का डायमेंशन क्या होगा, x के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ v नॉट डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। करेक्ट है। डायमेंशन ऑफ x हमारे पास है, क्या है, डायमेंशन ऑफ x लिख ले हम लोग, डायमेंशन ऑफ x लिख सकते हैं आप m रेस टू 0, l रेस टू 1 और t रेस टू 0। करेक्ट है। और v नॉट का डायमेंशन निकालना है, हमने v नॉट लिख दिया, और a का डायमेंशन हमने निकाल रखा है। कितना निकाला बेटा हमने, m रेस टू 0, l रेस टू 0 और t रेस टू माइनस 1 निकाला है। ये इधर राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, v नॉट इज इक्वल टू, v नॉट का डायमेंशन इज इक्वल टू m रेस टू 0, l रेस टू 1, t रेस टू 0, ये टर्म लिख दिया हमने, और ये वाला इधर मल्टीप्लाई करेंगे, m रेस टू 0, l रेस टू 0 और t माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आप अगर इसको सॉल्व कर लें तो आपको क्या मिलेगा, m रेस टू 0, m रेस टू 0, तो m रेस टू 0 ही रह जाएगा, l रेस टू 1 है, यहाँ पे l रेस टू 0 है, तो l रेस टू 1 हो जाएगा, यहाँ पे t रेस टू 0 है, और यहाँ पे t रेस टू माइनस 1 है, तो यहाँ पे t रेस टू माइनस 1 हो जाएगा। राइट, तो आप क्या बोल सकते हो, डायमेंशन ऑफ v नॉट is nothing but the dimension of speed or velocity, m raised to 0, l raised to 1, t minus 1। रेस्पेक्टिवली a का डायमेंशन हमने क्या निकाला है, m raised to 0, l raised to 0 और t minus 1। तो ये हमारा आंसर हो गया, लिख लीजिए आप लोग। चलिए ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। देखिए जो भी प्रॉब्लम मैं आपको करा रहा हूं वो बहुत ही बारीकी से आप करें, उसको समझें, उसमें मैंने क्या किया है, थ्योरी पढ़ें, थ्योरी को भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जो मैंने वीडियो लेक्चर में लिया है उसको रिवाइज करिए, जो आपको नोट्स दिए गए हैं वो आप नोट्स यूज कीजिए, उसमें जो फार्मूले दिए हुए हैं उसको पढ़िए, और अच्छे से आप जो डीएलपी दिया गया है, डीपीपी जो बोल रहे हैं आप, डीपीपी को भी यूज करें। अगर आप वो सारा काम करेंगे तो ही आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आने वाली है, नहीं तो फिर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। तो प्लीज आप लोग वो सारा काम करें जो मैं आपको बता रहा हूं। डोंट डू एनीथिंग एल्स, आप ये सारा चीज अच्छे से करें। तो यहां पे क्या दिख रहा है बेटा, यहां पे प्रॉब्लम ये है कि फोर्स F क्या है, यहां पे फोर्स है, F इज इक्वल टू A साइन C इंटू टी लिखा है, प्लस B कॉस D x लिखा है। यहां पे A और B, C और D कांस्टेंट है, T टाइम है और X डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको पूछा जा रहा है कि डायमेंशन ऑफ A बाई B क्या होगा और C बाई D का डायमेंशन क्या होगा। ध्यान से समझें, अभी तक हमने डायमेंशन पे बहुत सारे प्रॉब्लम लिए हैं। डायमेंशन कहां से आता है, फार्मूला से आता है। यानी अगर आप a बाई बी का फार्मूला लिख पाओगे तो आप उसका डायमेंशन भी लिख पाओगे। अगर आप c बाई डी को फार्मूलेट कर पाओगे तो आप c बाई डी के भी डायमेंशन लिख पाओगे। ठीक है, हम यहां पे क्या देख रहे हैं, अगर कोई फार्मूला दिया है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होगा। उसमें अगर कितने भी टर्म हो, हर एक टर्म के डायमेंशन उसके लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होंगे। यानी कि ये फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन इस टर्म के डायमेंशन के इक्वल होगा, या आप बोल सकते हैं दिस टर्म हैज द सेम डायमेंशन एज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। Again you can say that B cos dx has the same dimension as force has। यानी कि जो भी इसका डायमेंशन होगा वही फोर्स का होगा, और जो फोर्स का है वही इन दोनों टर्म्स का भी डायमेंशन होगा, क्योंकि ये फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है,
तो ये हम यूज करके a अपॉन बी लिखेंगे और c अपॉन डी लिखेंगे। तो इसमें करना क्या पड़ेगा, आपको a निकालना है, b निकालना है, c निकालना है और d निकालना है। हम इंडिविजुअली a, b, c और d निकालेंगे और इस तरीके से लिख लेंगे। a और b निकाला तो a बाई बी निकल सकता है, c और d निकाला तो c बाई डी निकाला जा सकता है। उसके बाद हम लोग उसको डायमेंशन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए आपने क्या बोला, a साइन सी टी, इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सी टी है, सी टी, ये डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए, फोर्स के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। राइट, इसका डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कल हम लोगों ने सीखा था साइन थीटा, ठीक है ना, यानी साइन के अंदर जो भी एंगल होगा उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, हैज नो डायमेंशन। राइट, तो यहां से क्या समझ में आता है कि इस टर्म का डायमेंशन नहीं होगा, हैज नो डायमेंशन। करेक्ट, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। अब डायमेंशन नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, ए का डायमेंशन वही फोर्स का डायमेंशन होगा। तो आप क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स। करेक्ट, सिमिलरली यहां पे क्या लिखोगे, फोर्स का डायमेंशन इज इक्वल टू बी कॉस डी एक्स का डायमेंशन। करेक्ट है, तो ये टर्म का डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर थीटा का डायमेंशन नहीं होता है और साइन थीटा का भी डायमेंशन नहीं होता है। तो क्या आ जाएगा यहां पे बेटा, समेशन एफ का डायमेंशन और बी का डायमेंशन सेम होगा। करेक्ट, यहां तक आ गए आप, ए निकाल लिया आपने, बी निकाल लिया आपने। राइट, अब हम क्या निकालेंगे, सी और डी निकालेंगे। सी निकालने के लिए क्या है, सी और टी डायमेंशन लेस होने चाहिए, तो सी और टी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस, यानी m रेस टू 0, l रेस टू 0 और t रेस टू 0 होना चाहिए। अभी हमने पिछले प्रॉब्लम में भी देखा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, c का डायमेंशन इंटू t का डायमेंशन इज इक्वल टू m रेस टू 0, l रेस टू 0, t रेस टू 0। ठीक है, आप ध्यान से करेंगे तो इसको फास्ट में भी आप कर पाओगे। तो डायमेंशन c निकल जाएगा, यहां से क्या निकल जाएगा, t का डायमेंशन से आप डिवाइड कर लोगे तो m रेस टू 0, l रेस टू 0, t रेस टू 0 डिवाइडेड बाय कैपिटल T, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो क्या आ जाएगा, m रेस टू 0, l रेस टू 0 और t माइनस 1, ये डायमेंशन हो गया c का। उसी तरीके से आप किसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, d का डायमेंशन निकाल सकते हैं। चलिए, तो हम क्या देख रहे थे यहां पे, dx भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो हम क्या लिखेंगे, dx का डायमेंशन इज इक्वल टू m रेस टू 0, l रेस टू 0, t रेस टू 0। इस तरीके से हम dx का डायमेंशन लिख सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है dx इंटू डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन m रेस टू 0, l रेस टू 0 और t रेस टू 0। यहां पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है यानी लेंथ है, तो आप क्या लिख सकते हो, d का डायमेंशन इज इक्वल टू m रेस टू 0, l रेस टू 0, t रेस टू 0 डिवाइडेड बाय इसका l लिख सकते हैं, या फिर m और t 0 0 भी लिख सकते हैं इसके साथ। यहां पे क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू m रेस टू 0, l रेस टू -1 और t रेस टू 0। ये डायमेंशन किसका हो गया, d का डायमेंशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, a निकाल लिया हमने, b निकाल लिया हमने, c निकाल लिया और d निकाल लिया, सारे डायमेंशन हमने निकाल लिए। तो a अपॉन b का अगर डायमेंशन पूछा गया है तो ये क्या आ जाएगा, a का डायमेंशन डिवाइडेड बाय b का डायमेंशन। ये दोनों ही डायमेंशन सेम है, फोर्स के इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और a बाय b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, नो डायमेंशन। तो नो डायमेंशन हम लोग क्या लिखते हैं, m रेस टू 0, l रेस टू 0 और t रेस टू 0। ये डायमेंशन हो जाएगा a अपॉन b का। सिमिलरली आप c अपॉन d निकालना हो तो आप क्या करेंगे, c का डायमेंशन डिवाइडेड बाय d का डायमेंशन, इस तरीके से लिखेंगे।
तो आपको क्या मिलेगा, सी का डायमेंशन अगर हमने लिख दिया, सी डायमेंशन हमने यहां से निकाला है, कितना निकाला है, m रेस टू 0, l रेस टू 0, t रेस टू -1 निकाला है। और d क्या निकाला हमने, m रेस टू 0, l रेस टू -1 और t रेस टू 0। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m रेस टू 0 आ गया यहां पे क्या आ गया, l रेस टू 1 हो गया, क्योंकि -1 है नीचे, ऊपर जाके +1 हो जाएगा, और t रेस टू -1 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन किसका हो गया, c अपॉन d का डायमेंशन हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, दिस एंड दिस। इस प्रॉब्लम में f इज इक्वल टू a t रेस टू -1 दिया है, प्लस b t स्क्वायर दिया हुआ है। यहां पे f क्या है, फोर्स, और t क्या है, यहां पे टाइम है। तो आपको पूछा गया है a और b का डायमेंशन क्या होगा। तो a और b का डायमेंशन अगर निकालना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये अगर फार्मूला फोर्स का होगा तो फोर्स का डायमेंशन इस इंडिविजुअल टर्म्स के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स का डायमेंशन मालूम है हम लोगों को क्या, m l t -2, ये फोर्स का डायमेंशन होता है। इसका डायमेंशन किसके इक्वल होगा, इंडिविजुअल, इसके और इसके इक्वल होगा। तो हम क्या बोलेंगे, a t -1, इसका डायमेंशन इक्वल होगा m l t -2 के इक्वल होगा। यहां पे क्या दिख रहा है, डायमेंशन ऑफ a, और ये t इनवर्स का मतलब क्या है, यहां पे डायमेंशन ऑफ t की बात हो रही है। इसको अगर हमने इस तरीके से लिख दिया ml t -2, अगर a का डायमेंशन निकालना है तो ये t का डायमेंशन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आप लिखेंगे ml t -2 इंटू t का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल T ही होगा। तो क्योंकि t क्या है, टाइम है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ml t -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो a की डायमेंशन हो जाएगी ml t -1। यहां से अगर हमने इस इक्वेशन से अगर हमने देखा तो हम क्या लिख सकते हैं, bt² का डायमेंशन ये भी इक्वल होना चाहिए फोर्स के डायमेंशन के, राइट। और फोर्स का डायमेंशन अगर हमने लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं ml t -2 लिखते हैं, करेक्ट है। तो b का डायमेंशन अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, ये t² इधर जाके आप डिवाइड कर दोगे, तो यहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो आप t का डायमेंशन क्या लिखेंगे, कैपिटल T, और उसका स्क्वायर लिखेंगे। ये अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया, अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आपके पास आ जाएगा ml t -2, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन आ जाएगा b का, और ये डायमेंशन आ जाएगा a का। इस प्रॉब्लम में क्या पूछा था, a और b का डायमेंशन क्या होगा, तो आप इसको लिख लें। चलिए, तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू b प्लस c डिवाइडेड बाई d प्लस e। द डायमेंशन ऑफ b एंड c आर m रेस टू 0 l t -1 एंड m रेस टू 0 l t रेस टू 0। ठीक है, तो यहां पे b और c का डायमेंशन दिया हुआ है, और डायमेंशन a और d का निकालना है। तो हम लोग क्या करें, a का डायमेंशन दिया, a का डायमेंशन निकालना है आपको, और d का डायमेंशन निकालना है आपको। दिया हुआ क्या है, b का डायमेंशन दिया हुआ है, b का डायमेंशन कितना दिया है हमारे पास, m रेस टू 0 l t -1, और c का डायमेंशन दिया हुआ है हमारे पास m रेस टू 0 l t रेस टू 0, ये दिया हुआ है। तो यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि a इज इक्वल टू b प्लस दिस टर्म, ठीक है ना। तो यानी a और b का क्या होना चाहिए, डायमेंशन सेम ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि कोई भी फार्मूला है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट साइड में जो भी इंडिविजुअल टर्म है उसके डायमेंशन सेम होने चाहिए।
तो आप क्या लिख सकते हो, आप डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी लिख सकते हैं। और कितना है वो है m⁻0 LT-1 है, करेक्ट। फिर C और D, यहां पे इस टर्म को देखें आप, तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे E का भी डायमेंशन हमारे पास नहीं है, तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे, B और C दिया हुआ है, तो C का डायमेंशन अगर दिया हुआ है तो D का डायमेंशन आपको निकालना है, E का डायमेंशन हमारे पास नहीं है, राइट, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, A का डायमेंशन जो होगा वही होगा डायमेंशन ऑफ C का, और वही होगा डायमेंशन ऑफ D प्लस डायमेंशन ऑफ E, राइट। इन दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, इन दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम ही डायमेंशन होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एडिशन में, एडिशन में जो भी रहेंगे उसके इंडिविजुअल के भी डायमेंशन सेम होंगे, तभी आप बोल सकते हो कि आप उसका एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ C अपॉन डायमेंशन ऑफ D इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या है, सेम है, तो C और D का डायमेंशन, इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, A के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। तो आपके पास C दिया हुआ है, D आपको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, D का डायमेंशन इज इक्वल टू C का डायमेंशन डिवाइडेड बाय A का डायमेंशन लिख सकते हैं। D इधर ले गए और A इस साइड लेके आए। C का डायमेंशन हमने लिखा है कितना, C इज इक्वल टू m⁻0 L और T⁻0 डिवाइडेड बाय, यहां पे देखें A का डायमेंशन क्या था, B के डायमेंशन के इक्वल था, तो और B का डायमेंशन हमने लिखा था m⁻0 LT-1 लिखा था। तो यहाँ पे D का डायमेंशन कितना हो जाएगा, m⁻0 L कैंसिल, यानी L⁻0 और T⁻1, ये -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे A का डायमेंशन मिल गया है हमें, और D का भी डायमेंशन हमने निकाल लिया है। अगर आप E का भी डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो हमने क्या बोला, ये और ये डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा, तो D का डायमेंशन और E का डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। D का डायमेंशन हमने निकाल लिया है, D का डायमेंशन इज इक्वल टू E का डायमेंशन इज इक्वल टू m⁻0 L⁻0 और T⁻1। आप E का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये सारे प्रॉब्लम आपने देखे, और जितने भी प्रॉब्लम डीपीपी में दिए हुए हैं आप वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करें। आपको अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, आप चैट बॉक्स में वो प्रॉब्लम नंबर डाल सकते हैं, डीपीपी क्वेश्चन नंबर वो डालें, और मैं उस क्वेश्चन को आपको यहां पे सॉल्व करके दूंगा। आप सारे ही वीडियो लेक्चर अच्छे से देखें, सारे ही मटेरियल को अच्छे से पढ़ें और डीपीपी को बनाएं। अगर आपने डीपीपी और क्लास के प्रॉब्लम और जो नोट्स में दिए हुए प्रॉब्लम्स हैं उसको अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, और आपको किसी भी एग्जाम के लिए वो आप तैयार कर सकते हो।